first chapter of the 11th class, that is unit dimension and measurement. In this chapter, in today's lecture actually we are going to discuss what is meant by physical quantities, what are the units, and what are the different kinds of system of unit. So basically we are going to cover the very basic phenomenon of physics, so that we can easily understand the upcoming chapters of the 11th and 12th. So this is a very basic chapter, unit dimensions and measurement. You know what is meant by measurement? I will say the measurement is the backbone of physics, और फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट द मेजरमेंट. जो भी फिजिक्स में होता है, जो भी फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, वो सब किस पे डिपेंड होता है? मेजरमेंट पे डिपेंड होता है. सो फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट द मेजरमेंट. तो सवाल ये है कि मेजरमेंट लेनी है, मेजरमेंट करनी है फिजिक्स में या लेनी है, तो किसकी लेनी है, किसकी मेजरमेंट हमें करनी पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है? सवाल तो बहुत सारे हैं. क्यों करनी पड़ती है, किसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है? तो ये जो सारे सवाल है, इनको हम वन बाय वन सब सवाल का जो जवाब है उसको ढूंढने का हम यहाँ पे कोशिश करेंगे या उसको ढूंढेंगे. तो चलो शुरू करते हैं द चैप्टर. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली होती क्या है? आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट एंड देन वी विल डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. देखो, हमारे सराउंडिंग में, या मैं यूँ कहूँगा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से बना है, दैट इज़ मैटर प्लस रेडिएशन. इन दो चीज़ों से हमारा पूरा यूनिवर्स बना है. और ये दोनों जो चीज़ें होती है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है. इनकी क्या होती है? अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है. और ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है, ये भी इनमें से ही एक प्रॉपर्टी है, मैटर की और रेडिएशन की. और इस प्रॉपर्टी के अंडर आता है मेजरमेंट. हमारे पास अगर कौन सा भी अगर मैटर या रेडिएशन अगर हम उठा के ले ले, सपोज़ ये चौक जो है ये भी एक मैटर का ही बना है, राइट? तो अगर इस चौक की अगर मैं सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो अगर मैं ढूंढूं, तो वो मुझे मिलेगी इसकी लेंथ. इस चौक की सबसे आसान प्रॉपर्टी, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? तो क्या है उसकी? तो बहुत अलग अलग प्रॉपर्टी, उसका कलर है, राइट, उसका टफनेस है, स्टिफनेस है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है वो तो. लेकिन वो हाई लेवल प्रॉपर्टी है थोड़ी सी, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, बाद में अपकमिंग चैप्टर्स में. लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे. अगर मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये आती है इसकी लेंथ. तो यहाँ से अगर यहाँ तक हमने इसकी मेजरमेंट ली तो इसको हम कहेंगे उसकी लेंथ. तो लेंथ बेसिकली क्या हुई? मैटर की एक प्रॉपर्टी हुई, बेसिक प्रॉपर्टी. सिमिलरली अगर मैं ये इफ़ आई वांट टू नो हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रेशर दिस चॉक इज़ अप्लाइंग ऑन माई हैंड, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो मुझे दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी मिलेगी जिसको मैं कहूँगा मास. तो ये क्या हो गई? ये सब जो मास, लेंथ, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है ये किसकी है? बेसिकली मैटर प्लस रेडिएशन की. अब अगर इनको हमें नापना है या इनको अगर हम नाप सकते हैं, तो उसके लिए हमें यूनिट की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं, यूनिट को भी पढ़ने वाले हैं. और यूनिट जो है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम है, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो शुरुआत हम इस 3 टॉपिक के साथ करेंगे और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे. तो फिज़िकल क्वांटिटी होती क्या है? देखो, अब मैं उसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूँ. फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिक्स में या साइंस में जो भी क्वांटिटीज़ हम मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड. जो भी क्वांटिटीज़ हम फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को बोला जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़.
फिर आप कहोगे कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम नाप नहीं सकते? नाप तो हम सभी को सकते हैं। नहीं, ऐसी भी कुछ क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम नाप नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आज मैं बड़ा खुश हूँ, या बहुत दुखी हूँ, या बहुत किसी पे गुस्सा हूँ, तो ये जो इमोशंस है मेरे, ये हम नाप नहीं सकते, या मेरे हो या आपके, हम नाप नहीं सकते। तो ये तो है क्वांटिटी, लेकिन इनको हम नाप नहीं सकते, तो हम उसको फिज़िकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। लेकिन जो लेंथ हो, मास हो, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सब जो क्वांटिटी साइंस में होती है, इनको मगर हम नाप सकते हैं, तो दैट्स वाई दिस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज फिज़िकल क्वांटिटी। तो बेसिकली फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या हुई फिर? द क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल। जो क्वांटिटीज़ हम नाप सकते हैं फिजिक्स में, उसको हम क्या बोलेंगे? फिज़िकल क्वांटिटी बोलेंगे, राइट? तो ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है, देखो अब फिज़िकल क्वांटिटी क्या है ये तो हमारी समझ में आ गया। अब अगर मुझे किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की पूरी इंफॉर्मेशन सपोज आपको देनी है, या मुझे आपसे जानना है किसी फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में, जैसे मैंने आपको अगर सवाल पूछा व्हाट इज़ योर वेट, मुझे अपना वेट बताओ, अगर मैंने ऐसा सवाल आपसे पूछा, तो आपका जो आंसर आएगा वो दो चीज़ों के साथ आएगा। सपोज यू टेल मी दैट योर वेट इज़ 50 kg, तो ये आपने बेसिकली अपना क्या बताया? वेट। क्या बताया? वेट। इसको बताने के लिए आपने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया, एक तो ये नंबर का, और दूसरा क्या है? ये यूनिट का। ये दूसरी वाली जो टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट। सबको पता है क्या बोलेंगे हम उसको? यूनिट। तो ये जो वैल्यू होती है या जो नंबर होता है उसको आइदर वैल्यू कहते हैं या फिर बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। पहली वाली जो टर्म है, जो वैल्यू है, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, जो नंबर है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और दूसरी वाली जो टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे, राइट? तो हम अब अपना डिस्कशन, अपना फोकस इस पे शिफ्ट करते हैं कि ये यूनिट क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी तो सबके समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, जिनको नापा जा सकता है, उनको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। और ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ आके जाके हम उसको क्लासीफाई भी करने वाले हैं और नई नई क्वांटिटी के साथ डील भी करने वाले हैं। तो अब हम यूनिट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय यूनिट? अगर एक ही लाइन में यूनिट को हमें अगर डिफाइन करना होगा, तो आई विल डिफाइन अ यूनिट एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। देखो, प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे भी बताने वाला हूँ, और जो मैंने नोट्स अपलोड किए हैं वहाँ पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम कंसेप्ट को ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, बेसिकली यूनिट, अगर मैं पूरी डेफिनेशन बताऊँ यूनिट की, तो वो इस प्रकार रहेगी। देखो, यूनिट इज़ डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड का इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड मतलब क्या अभी बताऊंगा मैं, अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, तो उसको बोलते हैं यूनिट। ये पूरी डेफिनेशन एज पर बोर्ड, जब आप एग्जाम में जाएंगे और आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन यूनिट, तो ये डेफिनेशन उसकी हो गई। एक ही अगर लाइन में अगर हमें उसको डिफाइन करना होगा, तो मैं उसको ऐसे डिफाइन करूँगा, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट क्या होता है? बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है फॉर मेजरमेंट। जैसे कि देखो, अगर हमें लेंथ नापनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये जो बोर्ड है इसकी अगर हमें लेंथ, ये इसकी ब्रीड्थ है और ये लेंथ है, अगर हमें ये लेंथ नापनी है, तो हम क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और वो स्टैंडर्ड क्या होगा? 1 मीटर। क्या होगा वो स्टैंडर्ड? 1 मीटर।
और अब 1 मीटर के तो हमारे पास या तो एक स्केल हो सकती है या जो टेप होता है वो भी हो सकता है 1 मीटर का, राइट। लेकिन अगर 1 मीटर यहाँ तक आ गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको डबल कर देंगे तो 2 मीटर। मतलब हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे और बाद में उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। स्टैंडर्ड तो 1 मीटर का ही है हमारे पास, लेकिन हम 2 मीटर भी नाप सकते हैं, 3 मीटर भी नाप सकते हैं। कैसे, हाउ? बिकॉज वी मल्टीप्लाई बाय दैट स्टैंडर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। जितनी भी हमें मेजरमेंट लेनी है उतनी बार हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, 1 मीटर। और ये जो स्टैंडर्ड्स है मेजरमेंट के, ये देखो, ये हमारे डे टू डे जो लाइफ होती है उसको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। किसी भी क्वांटिटी, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी में मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इनिशियली हम डिस्कस करने वाले हैं, वेरी इनिशियली। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये जो बेसिक क्वांटिटी है इनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। जो इंट्रोडक्शन होगा वो ज़्यादातर इन्हीं क्वांटिटी के आसपास होगा, और फिर हम जब पूरी तरह से समझ लेंगे तो बाकी की जो क्वांटिटी है उनको भी हम बाद में ऐड करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे कि मुझे लेंथ नापनी है तो मैंने डिसाइड कर लिया ये जो चीज़ें हैं, और ये डिसाइड कैसे किया कि जो डे टू डे लाइफ हमारी जो होती है, डे टू डे लाइफ, उसमें कौन सी क्वांटिटी ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, उनके हिसाब से इन स्टैंडर्ड को सिलेक्ट किया गया। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जो भी हमारी डे टू डे लाइफ की जो ज़रूरत होती है इन क्वांटिटीज़ की, मार्केट में जाते हैं तो हम ये क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है, इन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, तो हमारी डे टू डे लाइफ को सामने रखते हुए ये स्टैंडर्ड को क्या किया गया, तैयार किया गया। आई विल गिव एन एग्जाम्पल फॉर यू। देखो, जैसे अगर मैंने मास का एग्जाम्पल लिया तो डे टू डे लाइफ में हम जब मार्केट जाते हैं कुछ भी सब्ज़ी वगैरह खरीदने, तो बेसिकली हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, केजी, राइट। अगर हमें आधा केजी लेना है तो भी हम उसको केजी से कंपेयर करेंगे, केजी का आधा कर दो, आधा केजी। अगर हमें 2 या 4 केजी लेना है तो हम क्या करते हैं, फिर एक जो केजी होता है उसको 4 बार अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 केजी हो जाएगा। तो केजी इज़ बेसिकली द सेंटर ऑफ ऑल द इट्स नियर बाय यूनिट्स, आइदर इट इज़ हाफ केजी, 2 केजी, 4 केजी, राइट। सो 1 केजी इज़ द सेंटर ऑफ ऑल दिस। तो हमने पहले डिसाइड क्या किया कि हाँ, अब सवाल तो ये भी है ना, 1 केजी किसको कहेंगे। आज तो हमें पता है 1 केजी हम किसको बोलते हैं, लेकिन जब ये डिसाइड किया गया तो सवाल तो यही आएगा आपके मन में भी, 1 केजी ही क्यों डिसाइड किया। तो मैंने उसका आंसर पहले ही दे दिया कि डे टू डे लाइफ के हिसाब से ये सब स्टैंडर्ड बनाए गए, राइट। तो ये जो 1 केजी है, फिर उसको डिज़ाइन किया गया और माना गया बाद में कि हम इसको आज से 1 केजी बोलेंगे। ये जो वेट है इसको आज से हम क्या बोलेंगे, 1 केजी बोलेंगे। एक्चुअली वेट नहीं, मास, इस मास को हम क्या बोलेंगे, 1 केजी, इतना मास बोलेंगे, राइट। जैसे वैसा लेंथ के बारे में भी हुआ, इतना सा डिस्टेंस जो है इसको हम 1 मीटर बोलेंगे, और अगर हमें 10 मीटर नापना है तो इसको 10 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 10 मीटर हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, 1 मीटर। स्टैंडर्ड क्या है, 1 मीटर। तो इस तरह से डे टू डे लाइफ को सामने रखते हुए स्टैंडर्ड बनाए गए, और उसको क्या कहा गया, यूनिट। सो व्हाट इज मीन बाय यूनिट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। अब ये जो यूनिट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये जो यूनिट होता है उसकी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। जो भी डेफिनेशन मैंने बनाई है या जो भी डेफिनेशन मैंने अभी तक पढ़ाई है, कौन सी डेफिनेशन, चाहे वो यूनिट की डेफिनेशन हो या फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हो, वो आपको वीडियो के स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। हाँ, उसको जब वो कंसेप्ट में बता रहा हूँ तब वो आपके स्क्रीन के ऊपर होगी, उसको भी पढ़ लिया करो। तो हम अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। किसकी प्रॉपर्टीज़, यूनिट की प्रॉपर्टीज़, कि ये यूनिट होना कैसा चाहिए।
इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी आती है, इट मस्ट हैव प्रैक्टिकल एंड सुटेबल साइज। इसकी जो साइज होनी चाहिए वो सुटेबल होनी चाहिए, और जो यूनिट है वो प्रैक्टिकली होना चाहिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल मतलब क्या? वो इजीली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो इजीली क्या कर सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है, राइट? उसकी साइज़ के हिसाब से भी वो सूटेबल होना चाहिए और प्रैक्टिकली भी सूटेबल होना चाहिए, राइट? साइज़ के बारे में क्या बोलेंगे हम? सूटेबल इन साइज़ मतलब क्या कि वो सूटेबल मतलब वो हम इजी उसको कैरी कर सकते हैं हमारे साथ, राइट? तो उसकी साइज़ भी सूटेबल होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल तो वो होना ही चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इट मस्ट बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। ये इजीली रिप्रोड्यूस होना चाहिए। इजीली क्या होना चाहिए? रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब क्या कि अगर मेरे पास स्केल है, अगर वो टूट गई तो मुझे मार्केट से इजीली दूसरी स्केल मिल जाएगी, और मार्केट में भी जो दुकानदार है उसने भी जो स्केल खरीदी है वो किसी कंपनी से, उस कंपनी में भी वो क्या हो जाएगी? इजीली तैयार हो जाएगी। एक टूट गई तो दूसरी क्या हो जाएगी? इजीली रिप्रोड्यूस हो जाएगी। स्केल के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी एक टाइप का क्या है, स्टैंडर्ड है लेंथ मेजर करने के लिए। इसको हम रिप्लिका भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिप्लिका। अगर और आसान लैंग्वेज में बात करूं तो क्लोन। एक स्केल टूट गई तो उसका क्लोन। क्लोन मतलब क्या? एज इट इज। रिप्लिका का ऑपोजिट वर्ड डुप्लीकेट भी हो सकता है, लेकिन हम डुप्लीकेट नहीं बना देना। स्केल जो अगर एक टूट गई तो उसके जैसे ही दूसरी मिलेगी ओरिजिनल, दैट इज रिप्लिका। Number 3, it should not change with time. It should not change with time. Time, and I will add place also. टाइम और प्लेस के साथ ये बदलना नहीं चाहिए। चाहे आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाए, एक राज्य से दूसरे राज्य जाए, इवन यू कैन इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और इससे भी आगे अगर आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में भी जाए तो भी ये क्या नहीं होनी चाहिए? ये बदलनी नहीं चाहिए। सो इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट इज it must not change with under physical condition. It must not change under physical condition. ये जो यूनिट होती है ये फिजिकल कंडीशन में भी बदलनी नहीं चाहिए। ये फिज़िकल कंडीशन में भी बदलनी नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे कि फ़िज़िकल कंडीशन में कैसे बदलनी नहीं चाहिए? सपोज़ मेरे पास वो स्टील की स्केल है, रूलर है स्टील की, तो आपको स्टील की प्रॉपर्टी तो पता होगी, या आगे जाके हम बढ़ने वाले हैं थर्मल एक्सपांशन में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में, कि अगर हम किसी मेटल को हीट करते हैं तो वो एक्सपांड हो जाता है, और अगर कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो दो सीज़न हमारे होते हैं, एक होता है विंटर सीज़न, दूसरा होता है समर सीज़न। तो समर सीज़न में क्या हो सकता है? वो स्केल जो है वो थोड़ी सी एक्सपांड हो सकती है। अब एक्सपांड का मतलब आप डबल हो जाएगी ऐसा मतलब, हाँ, एक्सपांड मतलब वो 1 mm 2 mm से भी एक्सपांड हो सकती है, राइट? और विंटर में वो सिकुड़ भी सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है 1 या 2 mm से, राइट? तो ये तो क्या हो गया, फिर यूनिट तो बदल गया। फिर जिसको हम 1 मीटर बोलते थे विंटर में, तो वो 0.9 मीटर हो गया,
या फिर 0.99 मीटर हो गया, और समर में तो वो थोड़ा सा 1-2 mm से बढ़ गया। सो दिस शुड नॉट बी हैपन विद दैट यूनिट। उस स्टैंडर्ड के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो हाल ही में हुआ है, 1 साल पहले 20 मई ऑफ 2019 में, कि जो 100-150 सालों से जो, देखो ये जो सब स्टैंडर्ड है ना, मैं आपको उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता हूँ। ये जो स्टैंडर्ड है, ये एक फ्रांस के एक लैबोरेटरी में ये सब स्टोर करके रखे हैं। जैसे कि 1 kg मतलब जो हम 1 kg का नाप जो हमारे हाथ में जब लेते हैं, उसको जो हमारे हाथ पे उतना फोर्स जो अप्लाई करता है, तो ये 1 kg आप कहीं भी जाओ सेम है। लेकिन इसका रेफरेंस किससे लिया है? तो वो जो लैबोरेटरी है फ्रांस में, वहाँ पे उस लैबोरेटरी में एक सिलेंडर रखा हुआ था, मैं ऐसा बोलूँगा वहाँ, कि वो सिलेंडर शायद प्लैटिनम एंड इरिडियम का बना हुआ सिलेंडर था, और उसका जो वेट था या उसका जो मास था 1 kg, वो एज अ स्टैंडर्ड यूज़ होता था। लेकिन 1.5-2 साल या 100-150 साल वो वहाँ रहने के बाद उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो हमेशा क्या होती रही, बदलती रही। यानी कि उसको थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपको पता है, थोड़ा बहुत उसको कोरोजन आ गया, उस पर कोरोजन आ गया, तो उसका मास धीरे धीरे कम होता गया। अब कम होता गया मतलब बहुत लार्ज डिफरेंस नहीं पड़ा, लेकिन साइंस में जो भी काम होता है वो एररलेस होता है। मैक्सिमम एररलेस नहीं कहूँगा मैं, मिनिमम एरर के साथ होता है। जितनी एरर कम कर सके उतनी एरर हम साइंस में या प्रैक्टिकल में कम करने की कोशिश करते हैं। तो वो चाहे उसका मास 1 मिलीग्राम से ही क्यों ना कम हुआ हो, लेकिन वो साइंस के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में उसको हटा के एक दूसरा स्टैंडर्ड बनाया गया कि आगे से हम, और ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया कि वो फिज़िकल कंडीशन के साथ बदल ना सके। वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो इस तरह से यूनिट जो होता है उसको डिफ़ाइन किया जाता है, और उस यूनिट को ये सब प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ती है। मतलब कल अगर आप बोले कि सर मैंने ये यूनिट निकाला है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वो ये सब प्रॉपर्टीज़ अगर वो फॉलो करें तो, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट। तो देखो हमने फिजिकल क्वांटिटी ये टर्म भी यहाँ पे कवर की, और यूनिट ये टर्म भी हमने यहाँ पे कवर की। अब हम तीसरी टर्म कवर करेंगे हमारे इस लेक्चर में, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। दैट इज व्हाट? सिस्टम ऑफ यूनिट। एक टेबल मैं आपके सामने ड्रॉ करूँगा, उस टेबल को देखने के बाद, उसको थोड़ा सा समझने के बाद आप डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट की व्हाट इज़ मीन बाय सिस्टम, और हाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। मैं यहाँ पे कुछ कॉलम बनाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटीज़ लिखता हूँ, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा मैं कौन सी क्वांटिटी लिखूँगा, इनिशियली मैं सिर्फ 3 क्वांटिटी का ही ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। बाद में हम जैसे जैसे चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा नई नई क्वांटिटी ऐड होती जाएगी। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी का यूज़ करने वाला हूँ? लेंथ, मास एंड टाइम। फिजिकल क्वांटिटी के हम क्लासिफिकेशन करेंगे तब तो इनको हम अच्छी तरह से जान लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अब यूनिट को समझने के लिए, सिस्टम ऑफ यूनिट को समझने के लिए हम इनकी मदद लेते हैं। तो देखो बेसिकली होता क्या था पहले। अब आप पूछोगे सर पहले मतलब कब? पहले मतलब यूँ समझ लो कि 1970 से पहले, 1970 1970 से पहले, 1970 से पहले 1970 से पहले होता क्या था कि जो भी कंट्री थी, चाहे वो ब्रिटिश हो या ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, कौन सी भी कंट्री थी, तो वो क्या करते थे। देखो मैं थोड़े से एक बार फिर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि आपको भी तो हिस्ट्री पता है कि मैं अगर थोड़ा सा 50 या 60-70 साल अगर पीछे जाऊँ,
तो ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था। ग्लोबलाइजेशन वर्ड पता है ना सबको, ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था। जो कंट्रीज़ आज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है, फिलहाल तो न्यूज़ में आपने ये बहुत बार सुना होगा, ट्रेड वॉर, अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर। ट्रेड मतलब क्या? बिजनेस। तो ये जो ट्रेड अभी जितने मतलब अभी जितने हो रहे हैं उस एक 50-60-70 साल पहले इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था, कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था। ये टेक्नोलॉजी तो 80 के बाद या 70-80 के बाद डेवलप होना शुरू हुई। उससे पहले तो मतलब जो कम्युनिकेशन होता था वो उतना स्ट्रांग नहीं था। मतलब अगर एक देश का आदमी दूसरे देश में जाकर अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, उस कंट्री के साथ बिजनेस करना चाहे, तो पहले के दौर में इतना आसान नहीं था। मतलब एक ही वर्ड में मैं बोलूँगा, और मैं बोल चुका हूँ कि दुनिया इतनी ग्लोबलाइज नहीं थी तब। लेकिन जब धीरे धीरे दुनिया ग्लोबलाइज होना शुरू हुई, जब लोग, एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के लोगों के साथ जब ट्रेड करने लगे, तब कुछ प्रॉब्लम आई। अब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा हटा के हमारे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर आता हूँ कि जो हमारे साइंटिस्ट भी थे, जो अलग अलग देश में रहकर स्टडी कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जब दुनिया ग्लोबलाइज हुई तो उन साइंटिस्टों ने भी क्या किया कि अपना जो डेटा है वो एक्सचेंज करना चाहा। मतलब वो एक कंट्री का डेटा दूसरे कंट्री के साथ वो एक्सचेंज करते गए। तो डिफ़िकल्टी क्या आई कि 1970 से पहले हर कंट्री का अपना अपना एक सिस्टम था यूनिट का। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश, यहाँ पे लिखूँगा फ्रांस, तो देखो ब्रिटिश जो थे, अब ये मैं कौन सी टाइम की बात कर रहा हूँ, जब ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा नहीं बढ़ा था। तो ब्रिटिश जो थे वो क्या करते थे कि लेंथ को फुट में नापते थे, मास को पाउंड में नापते थे, और टाइम को सेकंड में नापते थे। फिर मैंने अगर इसके इनिशियल को निकाला और उनको एक साथ रखा तो वो सिस्टम तैयार हो गई FPS। और ये FPS क्या है? वन ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट। चार सिस्टम ऑफ यूनिट हम पढ़ने वाले हैं, उनमें से एक मिल गई हमें FPS। और ये किनकी देन है? ब्रिटिश की। उसके बाद जो फ्रांस के लोग थे या साइंटिस्ट थे, वो कौन सी सिस्टम यूज़ करते थे? लेंथ वो मेजर करते थे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते थे ग्राम में, टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। तो इस सिस्टम का नाम मिला, उसको नाम मिला CGS। 2 सिस्टम हो गया, हमें 4 पढ़नी है, राइट। इसके साथ बाकी की भी कंट्री इन्हीं में से कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब इसके आसपास वाले ही कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट को वो फॉलो करते थे। जैसे कि देखो, ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर रूल किया, तो आज भी हम अगर किसी प्लॉट के बारे में या किसी प्लॉट का एरिया वगैरह या किसी ज़मीन का एरिया वगैरह जब हम नापते हैं तो वो हम किसके यूनिट में नापते हैं? स्क्वायर फुट। ऐसा ही बोलते हैं हम ज़्यादातर, स्क्वायर मीटर कोई नहीं बोलता, ज़्यादातर नहीं बोलता, हम स्क्वायर फुट ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये किन से मिला है? ब्रिटिशों से मिला है, जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया था। अब बाद में क्या हुआ, ये भी मैं जब बाद में, मतलब मैं 1970 के पहले की बात कर रहा हूँ अभी, इन सबको मिला के जब दुनिया थोड़ी सी ग्लोबलाइज होने लगी तो इन सबको मिला के एक परमानेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई गई MKS कि जिसमें लेंथ नापी जाती थी मीटर में, मास नापा जाता था kg में, और टाइम नापा जाता था सेकंड में। ये तीसरी मिल गई हमें MKS, और ये सिस्टम बहुत दिनों तक चली, अप टू 1971। अब 1971 में क्या हुआ कि एक डिपार्टमेंट है, आप अगर नेट पे जाके सर्च करोगे तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेज एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेटेज एंड मेजर्स, वेजेस एंड मेजर्स। और ये कहाँ पे है? फ्रांस में।
This is basically situated in France, or this is belongs to France. So in that meeting in 1971, all the member of that meeting decided that from this onward we will go with a new system of unit that will called as SI system, और इसका लॉन्ग फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. आई विल राइट, और जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा. इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. फिर आप बोलोगे सर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तो उसका IS होना चाहिए, SI कैसे हो गया? तो ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है. बेसिकली ये कौन सा वर्ड है? एक फ्रेंच वर्ड है जिसका एक्चुअली मीनिंग था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली, नॉट ऑफ, एक्चुअली सिस्टम डी इंटरनेशनली, ऐसा ई वाला, नॉट वाई. तो ये फ्रेंच वर्ड है और ये जो डिपार्टमेंट है वो भी फ्रेंच में ही है. तो यहाँ से S उठाया और यहाँ से I उठाया, फिर वो क्या हो गया? सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज SI, राइट. अब हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हम आज तक, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हम सिर्फ इसको ही फॉलो करेंगे. मतलब तब से लेकर 1971 से आगे इसको ही फॉलो करते आए हम. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में, सो आई होप यू हैव गॉट व्हाट इज मीन बाय सिस्टम ऑफ यूनिट. दिस इज नथिंग बट द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट which belongs to different countries. FPS where belongs to British, CGS where belong to France. Then both the systems are replaced by MKS, and then finally in 1971 new system were adopted by all the countries worldwide, that is system of unit, international system of unit, SI unit, right. लेकिन फिर भी इन सबको हम भूले नहीं हैं. फिर भी इनका जो इन्फ्लुएंस है वो आज भी हमारे साथ है. नहीं तो तुम आगे जाके आप पूछोगे सर फिर ये तो हम यूज़ नहीं करते, फिर हमारे न्यूमेरिकल में क्यों आ रहा है सेंटीमीटर मिलीमीटर बार बार क्यों आ रहा है, राइट. तो इनका इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं हो सकता, वो तो रहेगा ही. कैसा रहेगा? हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो सिस्टम जो SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको हम इसके साथ बार बार कंपेयर करते जाएंगे, राइट. तो कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि फाइनली 1971 के बाद SI सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया गया, इसमें ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से उसको अडॉप्ट किया गया. सो वी विल डिस्कस सम एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम ओवर ऑल अदर सिस्टम्स. तो उसका पहला एडवांटेजेस था एडवांटेजेस ये था, किसका? एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम. इट हैज़ मोर फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज 7+2. इसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक में. आगे जाके फिजिकल क्वांटिटी के जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसका, तब ये पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है. फिलहाल आप अभी यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान दो. इट हैज़ मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज 7+2. ये जो सिस्टम जब आई तो वो अपने साथ 7+2 फंडामेंटल क्वांटिटी लेके आई, राइट. सेकंड था इट इज़ अ मेट्रिक सिस्टम. ये कौन सी सिस्टम थी? मेट्रिक सिस्टम. मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा. मेट्रिक सिस्टम का मतलब क्या था कि ये मल्टीपल ऑफ 10 सिस्टम थी. अभी पता चल जाएगा आपको इसका मतलब क्या है. ये कौन सी सिस्टम थी? मल्टीपल ऑफ 10. जो भी चीज़ें मल्टीपल ऑफ 10 के होती है उसको कहते हैं मेट्रिक. सो दैट्स वाई दिस सिस्टम इज़ व्हाट? मेट्रिक सिस्टम. ये एक मेट्रिक सिस्टम थी. मेट्रिक सिस्टम का मतलब देखो, जब ये सिस्टम आई नहीं थी ना, तब का मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ, या तब के में जो आपको थोड़े से
मेजरमेंट्स बताता हूँ। देखो, अगर मुझे 12 इंच, अगर मैंने 12 इंच इतना डिस्टेंस अगर नापा तो उसको बोला जाता था 1 फुट। 1 फुट मीन्स व्हाट? अगर मैंने 3 फुट डिस्टेंस नापा तो उसको बोला जाता था 1 यार्ड। 12 इंच मतलब 1 फुट, 3 फुट का मतलब होता था 1 यार्ड। अगर मैंने 660 यार्ड डिस्टेंस नापा तो उसको बोला जाता था 1 फरलॉन्ग। और अगर मैंने ऐसे 8 फरलॉन्ग नापे तो उसको बोला जाता है 1 माइल। ये सब जो यहाँ पे मैंने यूनिट इस्तेमाल किए हैं ये एक ही क्वांटिटी को बिलोंग करते हैं। वो कौन सी है? लेंथ। एक ही क्वांटिटी को लेंथ, ऐसी तो बहुत सारी क्वांटिटी है। तो क्या ये डेटा हम इजीली याद रख सकते हैं? 12 इंच मतलब 1 फुट, ओके। देन आफ्टर 3 फुट्स मतलब 1 यार्ड, 660 यार्ड इज इक्वल टू 1 फॉर मी। ये सब नंबर कैसा है? 12, 3, 6, 6, 0, 8। ये ऑड नंबर है ना, रैंडम नंबर है, ऑड नंबर है। इन नंबर को तो हम इजीली याद नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिमेंबर सच ऑड नंबर्स फॉर अ सिंगल क्वांटिटी, राइट? अब आपको इसका मतलब पता चलेगा, मल्टीपल ऑफ 10। मतलब ये जो नई सिस्टम आई ना, ये मल्टीपल ऑफ 10 थी। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब होता है कि कौन सा भी यूनिट हो वो उसको हम कैसे रिलेट करेंगे दूसरे यूनिट के साथ, एक ही क्वांटिटी का कैसे रिलेट करेंगे? आइदर मल्टीपल ऑफ 10, आइदर 100, आइदर 1000। आई विल गिव एन एग्जांपल फॉर यू। देखो, अगर मुझे ये इसी का ही एग्जांपल लूँगा मैं, लेंथ का। मुझे बताओ अभी 1 सेंटीमीटर मतलब कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 mm, राइट? अब मुझे बताओ 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो यहाँ पे बेसिकली ये जितने भी क्वांटिटीज़ है, ये देखो, ये अलग अलग यूनिट है, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर नहीं है इसके जैसे। सब कैसे है? इन द मल्टीपल ऑफ 10। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट? इसके लिए उसको फाइनली अडॉप्ट किया गया। सो दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। एंड थर्ड एडवांटेज जो था, इट इज़ अ रैशनल सिस्टम। इट इज़ अ रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम मतलब क्या? इट इज़ अ रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम मतलब क्या? इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपके समझ में आएगा। ये सिस्टम आने से पहले क्या होता था? देखो, मैं कुछ क्वांटिटी के नाम लिखता हूँ। ये एक ही क्वांटिटी है एक्चुअली, हेड नहीं हीट। एक ही क्वांटिटी है, हीट। चाहे उसको हीट बोलो, या चाहे उसको वर्क बोलो, या चाहे उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलो, कुछ भी बोलो, ये एक ही क्वांटिटी है। इनके नाम अलग अलग है क्योंकि ये अलग अलग जगह इस्तेमाल होती है, इसलिए इनके नाम अलग अलग है, लेकिन इनका फॉर्म एक। ये अलग अलग फॉर्म है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग फॉर्म है, राइट? तो देखो, हीट जो जनरली मेजर की जाती थी पहले, वो किलो, वो मेजर की जाती थी कैलोरी में। वर्क जो मेजर किया जाता था वो किया जाता था जूल में। और इलेक्ट्रिसिटी जो मेजर की जाती थी वो की जाती थी किलोवाट आवर में। एक ही क्वांटिटी लेकिन उसके अलग अलग यूनिट। फिर इस सिस्टम ने कहा कि ऐसा हमें क्यों करना चाहिए कि क्वांटिटी अगर एक ही है तो हम हीट के लिए ये यूनिट, वर्क के लिए जूल, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये, ऐसा क्यों? तो इस सिस्टम ने क्या कहा कि हम इसको रैशनल बनाते हैं। हम क्या करेंगे कि चाहे आपको हीट मेजर करनी हो, इफ़ यू वांट टू मेजर हीट, वर्क और इलेक्ट्रिसिटी, we will all going to use a single unit, that unit will be joule। तो इसने इन दोनों को हटा के इसको अडॉप्ट कर लिया कि अगर हमें हीट भी मेजर करनी है तो जूल में करेंगे,
इलेक्ट्रिसिटी भी मेजर करनी है तो जूल में करेंगे। तो ये उसका एक बेसिक एडवांटेजेस था, दैट इज इट इज़ अ रैशनल सिस्टम। So this is all about the system of units. So in this video we have covered what is mean by physical quantity. The quantities which are measurable, right, are called as physical quantity. There are number of physical quantity. We will discuss the classification later. Then we have discussed what is mean by unit, a standard of measurement. A standard used for the measurement of physical quantity is called as unit. And lastly we have discussed different system of unit. There are mainly 4 systems of unit: CGS system, MKS system, FES system, and finally SI system, international system of unit.